हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, काफी दिनों बाद आप लोगों से इस तरीके से मुलाकात हो रही है और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी होगी। और वो पड़ाव कहां रुकेगा? 22 दिसंबर 2024 को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर कि सीसेट के बारे में कुछ बता दीजिए कि हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, हिंदी पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, किसी ने इंग्लिश को पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिए या फिर कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया, लेकिन एक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि हम कैसे सीसेट की स्ट्रेटजी को फॉलो करें, किस तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर हमें सीसेट के क्वेश्चन को टैकल करना है कि जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है वो क्वालिफाइंग हो जाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी मेहनत आप लोग करते हैं थ्रू आउट ईमानदारी से, मैं कह सकता हूं कि 100 में से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल केवल जीएस पे फोकस करते हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं या फिर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है या फिर मेंस आंसर राइटिंग ओरिएंटेड होता है। 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही सीसेट को थोड़ा थोड़ा वेटेज देते रहते हैं पढ़ाई के दौरान, लेकिन 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के 1 मंथ इवन की 15 दिन 20 दिन में सीसेट पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में चीजें तैयार भी होती हैं कि नहीं होती है, प्लस पैनिक बहुत होते हैं, एंजाइटी बहुत फील करते हैं। तो आज हम उसी बारे पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो इस एग्जाम में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, पहली बार सीसेट के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, या फिर उन लोगों के लिए भी हो जाएगी जो 2-3 बार पेपर तो दे रहे हैं लेकिन सीसेट की वजह से उनका पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा है। और जो पहले से सीसेट वगैरह क्वालिफाई इजीली कर लेते हैं, जो अनुभवी हो चुके हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है सारी चीजों को फॉलो करना। सबसे पहले आपके पास आता है पेपर। पेपर में 2 चीजों का ध्यान रखना होता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करता है, इवन कि हम लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन पेपर देते हुए अनुभव हो चुका है तो हमें पता रहता है। बताता हूं क्या गलतियां होती हैं। आपके पास जो पेपर इस तरीके का आएगा, साइड में एक सील लिखी होती है जिसको आपको ओपन करना होता है। एग्जामिनर जब वहां पे जो हॉल में होते हैं, इन्विजिलेटर, वो बोलते हैं। सबसे पहले आपको पूरे पेपर के बुकलेट को, सारे पेजेस को ओपन करके चेक करना चाहिए कि सारे क्वेश्चन तरीके से, सही तरीके से प्रिंटेड है कि नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जो मिस है या किसी की भाषा प्रिंटेड नहीं है, कहीं पे पूरा ब्लर हो गया है। और टोटल पेजेस हैं कि नहीं, जो लास्ट में पेज नंबर लिखा होता है कि ये पेजेस इतने होने चाहिए, पूरे आपके 100 क्वेश्चन होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इंस्ट्रक्शन शुरू में ही दिए होते हैं कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना होता है, बॉल पेन में ब्लैक कलर, और साथ ही साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद ही हम सीसेट के पेपर को शुरू करना करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सर 100 में से 33 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, आपका सीसेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि कुछ क्वेश्चन नेगेटिव होना भी जेन्युइन है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। आप जितना भी सही करोगे, कहीं ना कहीं 15, 20, 25 क्वेश्चन तक भी गलत हो जाते हैं। और ऐसे में नेगेटिव क्वेश्चनों को बचते हुए कैसे 33 क्वेश्चन सही करें? तो देखिए, मैं जिस अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि जिन तरीकों से मैंने सीसेट को क्वालिफाई किया, ऑनेस्टली बताऊं तो देखिए 2022 और 23 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस भी लिखा, और 2024 देने चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं जब 20 और 21 में पढ़ता था, 19 में भी मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा भले प्रीलिम्स नहीं होता था जीएस की वजह से, लेकिन सीसेट मेरा कभी नहीं रुकता था, क्योंकि आंसर की आती थी, मैं उसको मिलाता था और सीसेट मेरा क्वालिफाई हो जाता था। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका सीसेट में कोई हेडेक नहीं होती, जीएस में प्रॉब्लम आती है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो जीएस तो करते हैं, सीसेट नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या तरीके अपनाने चाहिए कि आपका सीसेट नहीं रुकना चाहिए? अब मैं यहां पे कोई बुक या सोर्सेस नहीं बताऊंगा, सीधे एग्जाम हॉल में जो आपके सामने 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो ट्रोमा होता है 100 क्वेश्चन को डील करने का, वो तरीका आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि भाई हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और कम्युनिकेशन में सबसे कंफर्ट जो जोन होता है दोस्तों, वो होता है हिंदी का। हिंदी के पैराग्राफ को भी सॉल्व करना होता है। हिंदी में कुछ तद्भव तत्सम आते हैं, विलोम आते हैं, मुहावरे आते हैं, समास आते हैं, अलंकार आते हैं, संधि आती है, वर्तनी आती है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें छोटे छोटे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है एग्जाम हॉल में कि मुझे 25 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सही करने होंगे हिंदी के। करने के तरीके क्या है? पैराग्राफ पे सबसे पहले ध्यान देना है। पैराग्राफ एक ऐसा, मतलब जो गद्यांश होता है, पिछले 2 साल से आप देखोगे तो लगभग 7-8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल रहा है। यानी 33 में से 7-8 क्वेश्चन तो नकल करके सही करने यार। गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, आपको उसमें से उत्तर ढूंढना है और आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर गद्यांश में से ढूंढने लगते हैं कि वो लाइन कहां पे दी है, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा होता है जो इनडायरेक्टली उसके अर्थ को पूछना चाहता है। और कई एस्पिरेंट होते हैं जो पैराग्राफ को बस जल्दी रीड किया और तुरंत क्वेश्चन पे चले गए। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आप 5 मिनट का समय देंगे तो आप पूरे पैराग्राफ को डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए आपके पास 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन करने हैं। और 120 मिनट में आप पूरे 100 क्वेश्चन भी नहीं करोगे, कहीं ना कहीं 70, 80, 85, 75 तक ही करने हैं। यानी एवरी क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से भी ज्यादा समय ले रहे हो, आराम से मिल रहा है आपको। आयोग खुद दे रहा है कि एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट तक का समय भी ले सकते हैं।
लेकिन आपको जल्दीबाजी रहती है, तो सही सही जो प्रश्न आप कर सकते हो वो भी आप गलत करते हो। तो पैराग्राफ को डिटेल से पहले एक बार अच्छे से डाइजेस्ट करते हुए पढ़ते जाइए कि भाई किसी में क्या क्या लाइन लिखी हुई है, क्या क्या पैराग्राफ में लिख रहा है, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, क्या वो पैराग्राफ पर्यावरण से ओरिएंटेड है, क्या वो पैराग्राफ हेल्थ इश्यूज से ओरिएंटेड है, क्या वो हमारे नैतिक मूल्यों से ओरिएंटेड है, या वो हमारी संवैधानिक गतिविधियों से ओरिएंटेड है, या किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा की, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति का माहौल बिखरा हुआ है इसके बारे में चर्चा हो रही है। बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं। क्या वो आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित है? अगर आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि आपके सामने जो पैराग्राफ आ रहा है वो किसी एक क्षेत्र से ही होगा। तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, और उसके बाद जो पीछे दिए गए प्रश्न होते हैं 5 से 7 प्रश्न, उसको सॉल्व करिए। उसमें 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, एक प्रश्न का ऐसा होता है कि कोई भी एक अंडरलाइन वर्ड होता है या एक अंडरलाइन स्टेटमेंट होता है जिसका अर्थ पूछ लेता है या उसका विलोम या समानार्थी पूछ लिया जाता है, और एक प्रश्न होता है दोस्तों कि कहा जाता है कि इस पैराग्राफ के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार इसका उचित टाइटल क्या होना चाहिए। अब टाइटल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेंट्रल थीम कैसे निकालें। तो सेंट्रल थीम क्या होती है? सामान्यतः आपको या तो पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन की जो 2-3 लाइनें होती है उसमें देखने को मिलेगा, या फिर पैराग्राफ का जो नीचे कंक्लूजन होता है उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के पैराग्राफ सॉल्व कर रहे होगे हिंदी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से संबंधित एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका से रिलेटेड ऐसा कोई टाइटल बन सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं जो टाइटल होता है आपके पैराग्राफ का वो शुरू की 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन में, या फिर लास्ट की 2-3 लाइन कंक्लूजन में मिल जाता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ पाए तो। अदरवाइज जो है कि बहुत सारे बच्चे का तो बस अपने दिमाग से लगाते हैं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तरीका गलत है, क्योंकि पैराग्राफ में उसका दिया होता है। क्लियर होगी? पैराग्राफ आपने कर लिया, संधि, विलोम, मुहावरे, जो जो प्रश्न आ रहे हैं आप 25 में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको सबसे कंफर्ट जोन मिलता है रीजनिंग। रीजनिंग में जो भी 10, 12, 13, 14 प्रश्न आते हैं, इवन की 20 तक भी आ जाते हैं। तो जैसे रीजनिंग में कैलेंडर के प्रश्न हो गए, और आपका जो है कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न हो गया। ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न है उसको अपने ऊपर एजम्पशन करो कि हाँ मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे दादा दी, मेरी चाची, इस तरीके से एजम्पशन करते हुए भी आप उसको निकाल सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट का आता है प्रश्न कि सर्कल में अगर सिटिंग अरेंजमेंट बैठे हैं तो फेस आमने सामने है, या किसी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन ऐसी है, राइट से ऐसी है, तो टोटल बच्चे कितने हुए। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। क्लॉक वाइज आते हैं, डायरेक्शन वाइज आते हैं। तो ऐसे प्रश्न ईजी होते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि यार इतनी तो तैयारी आपने की होगी, 10 दिन भी अगर रीजनिंग पे दिया होगा तो 5-6 प्रश्न तो आपको ये कॉमन समझ में आ रहे हो। कुछ अल्फाबेटिकल होते हैं जिसमें आपकी कोडिंग लगानी पड़ती है, न्यूमेरिक होते हैं कोडिंग वाले, तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। 3rd नंबर पे जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है वो अंग्रेजी के पैराग्राफ से बचे। पहली बात, जिनका अंग्रेजी का पैराग्राफ है यानी जो इंग्लिश मीडियम के, वो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी के पैराग्राफ से बचे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो करिए, नहीं है तो चुपचाप आप कम्युनिकेशन पे आइए। लगभग 23 से 25 प्रश्न आते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन ये बिल्कुल मत सोच के जाओ कि मुझे कम्युनिकेशन में 25 के 25 करने हैं। आप ये मान के चलो कि मुझे कम्युनिकेशन में 25 में से करीब करीब 15 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो मेरी सिचुएशन पे आधारित होंगे, जो मेरे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पीवाईक्यू उठा के देखो तो क्या प्रश्न है कि आप एक मेले के डिप्टी इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर की पोजीशन पे हैं, और मेले में आग लग गई, कोई जो है कि शराब के नशे मर गया है, या कोई जो है कि झुंड आपस में आर्गुमेंट में लड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? पहले मेन तंबू की आग बुझाओगे। ऐसे प्रश्न आते हैं। कहीं एक प्रश्न आपकी सिचुएशन पे देता है कि आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हो, रास्ते में आपने घायल बच्चे को देखा, तो क्या करोगे? अस्पताल पहुंचाओगे, या पुलिस को सूचना दोगे, या उसके माता पिता को देखो फोन करोगे, इग्नोर कर दोगे? तो यहां पे क्या कहता है भाई, जो बच्चे का ब्लड निकल रहा है पहले हम उस पर काम करेंगे। अर्थात कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने दी जाती हैं जहां पे आपके विवेक को चेक करना होता है, और विवेक हमेशा सकारात्मक उत्तर को ही सही मानेगा, कभी भी निगेटिव उत्तर को नहीं मानेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो आराम से, ध्यान से अगर आप समझोगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और आराम से आप उसे सॉल्व कर लोगे। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आपने पढ़ी है, तो उन प्रश्नों की जो जटिल भाषा है ना, वो अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक आध बार इंग्लिश भी देख लिया करो, क्योंकि कम्युनिकेशन करते समय केवल इंग्लिश, हिंदी की भाषा पे डिपेंड मत रहो, इंग्लिश पे भी रहो। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो गूगल ट्रांसलेटेड होते हैं। इंग्लिश में कॉमनली हम उन वर्ड्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन हिंदी में उन वर्ड्स का कुछ अलग प्रयोग कर दिया जाता है।
ठीक है। तो उनमें दोनों की सहायता लेते हुए आप सॉल्व करो। अब जैसे कम्युनिकेशन के स्टेप्स पूछ लेता है, सेंडर हो गया, इनकोडिंग हो गया, मैसेज, मीडियम, डिकोडर, रिसीविंग, ये सारे पूछते हैं। एक आध प्रश्न यहां से आता है। नॉइज के बारे में एक तरीके से आ सकता है कि किस प्रकार की नॉइज है, मौखिक और गैर मौखिक भाषा में आती है। अब जैसे अगर मैं कहीं पे आपको बोल रहा हूं और कहीं फोकस देख के मैं बोल रहा हूं तो उसमें मेरा पीछे से टोन आ रहा है कि हाँ मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं, इट मींस कि पैरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है, पैरा लैंग्वेज बॉडी हो गई। या फिर मैं अगर इशारों में बातें करूं, नैनो से बात करूं या लिपसिंग करूं या फिर बॉडी मूवमेंट करूं और कुछ भी ना बोलूं, तो इस तरीके के गैर मौखिक हो गए। तो ये डेली आप यूज करो यार, डेली आप इन चीजों से रूबरू होते हो। सिलेबस कोई नहीं होता इसका, कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 4 साल के पीवाईक्यूज कराए थे 2012 से 2016 तक करीब। तो आप देखोगे कि प्रश्न लगभग 25 में से 12 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं। कुछ स्टैटिक प्रश्न होते हैं, अगर वो आ रहा है दोस्तों तो करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, रिस्क ले लो। कुछ प्रश्न जैसे डेल्फी तकनीक क्या होती है, क्रोमेटिक क्या होती है, रंग विधा के बारे में पूछा जाए, डेल्फी तकनीक क्या हो गई, या फिर चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, टेरी के अकॉर्डिंग क्या है, साइमन के अकॉर्डिंग क्या है, डिसीजन मेसन में या डिसीजन जो प्रोसीजर होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के बारे में कभी कभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है। तो ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ दो। क्यों जबरदस्ती उस पर प्रेशर लेना है कि नहीं मुझे 25 में से 25 ही करने हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे फिर मैथमेटिक्स की तरफ आओगे। 2-4 प्रश्न तो करोगे, प्रॉफिट लॉस करोगे, एज वाला करोगे या फिर परसेंटेज का करोगे, रेशियो प्रोपोर्शन का करोगे, ऐसे कुछ टाइम एंड वर्क के करोगे तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम हो जाते हैं, नंबर सिस्टम में आपका क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, रिलेशन हो गए, ये भी प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में आपको अपने आप को कंफर्टेबल धीरे धीरे होते जाओगे। अगर पहले ही दिमाग में पैनिक लेके बैठे हो ना कि यार पेपर जीएस का तो अच्छा हो गया, सीसेट और कैसे भी हो जाए भगवान पास करा दे, तो वो जय श्री राम वाला नहीं चलेगा कि जय माता दी जय माता दी बस सी 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 बी बी बी। ये टेक्निक कभी काम नहीं आती है, ठीक है। इस टेक्निक से आप फेल जरूर हो जाओगे, पास तो झूठ की बात रही। तो इस तरीके से, और लास्ट में थोड़ा बहुत इंग्लिश पैराग्राफ अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो पैराग्राफ में जैसे हिंदी के होते हैं वैसे 5 में से 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं अंग्रेजी के जो लाइन टू लाइन उसी में डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब भाई आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 1-2 इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की क्षमता हो या इंग्लिश पढ़ने की थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी हो कि ग्रामेटिकली कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15-20 क्वेश्चन आते तो आप पूरे सही कर ले जाओ, फिर तो हम इंग्लिश मीडियम में नहीं कन्वर्ट हो जाते, हम हिंदी मीडियम में क्यों रहते। लेकिन 2-3 प्रश्न आपको इंग्लिश में से भी निकालने आएंगे, पैराग्राफ्स वगैरह में से इजीली निकल पाएंगे। बाकी अदरवाइज आप अपोजिट ढूंढोगे, नाउन ढूंढोगे, प्रोनाउन ढूंढोगे तो शायद ना भी कर पाओ, लेकिन पैराग्राफ्स को कर लोगे। तो कहने का मतलब हो गया कि सी सेट को कुछ इसी तरीके से आपको आगे बढ़ के करना है। सबसे पहले हिंदी को उठाओ, 25 क्वेश्चन में से कोशिश करो कि 22 से 23 सही हो जाए। पैराग्राफ जैसे मैंने बताया आराम से 5-7 मिनट लेके पढ़ो और उसके बाद 5 क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर कर लोगे, क्योंकि 5 मिनट आपने जो एक एक क्वेश्चन पे देना था, 1-1 मिनट, वो आपने पैराग्राफ पे दे दिया, उसे कर लिया, टाइटल भी मिल गया वहां से, बाकी प्रश्न हिंदी के कर लिए जो आते थे। फिर उसके बाद आपने रीजनिंग के क्वेश्चन के 10 से 12 क्वेश्चन सही होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि हाँ भाई 30 पार हो गए मेरे सही क्वेश्चन, 33 ही तो करने हैं। फिर धीरे धीरे आपने कम्युनिकेशन में आए, 25 में से 12-15 क्वेश्चन वो ढूंढे जो सिचुएशन के आधार पर आधारित है, जो कंडीशनिंग है कि हमारे सामने अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम क्या करेंगे, तो अपना विवेक तो लगाओगे ना कि क्या करोगे, ये हो गया। फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स के 10-5 में से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन भी सही कर ले गए और इंग्लिश के पैराग्राफ्स में से 2-3 क्वेश्चन सही कर लिए। इतने क्वेश्चन से आप आराम से सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। अब सबसे लास्ट प्रश्न जो बहुत बार पूछ रहे हो कि सर कितने क्वेश्चन करें, 100 में से 80 कर ले, 90 कर ले, 100 कर ले, 60 कर ले, तो देखो एक एवरेज रखना होता है कि इतना भी अधिक मत कर दो कि सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए और इतने भी कम मत कर दो कि 5 क्वेश्चन नेगेटिव होते ही आप 33 के नीचे आ गए। तो ऑन एन एवरेज जो होता है ना 65 से लेके 75 के बीच में रखना चाहिए, मतलब 65, 70, 68, 72, 75, 76 ऐसे प्रश्न आपको रखने हैं, क्योंकि आपको 10 से 15 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसके जाल में आपको नहीं फंसना है, जिसमें आप 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश देख लो, अगर इंग्लिश मीडियम के नहीं हो तो नहीं आ रहा है तो ईमानदारी से छोड़ दो। दूसरी चीज 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैथमेटिकल के हाई एडवांस लेवल की मैथ होगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाएगी, मेंसुरेशन यूज की जाएगी, नहीं आती है क्योंकि जीएस पढ़ते चले आ रहे हैं साल भर से, मैथ पे ध्यान ही नहीं दिया, एसएससी की तैयारी थोड़े कर रहे हैं कि हमें पता रहेगा, ऐसे प्रश्नों को छोड़ दो। तो करीब करीब 25 प्रश्न ऐसे निकल आएंगे आपके जो आपको बिल्कुल नहीं छूने हैं। तो 65 से 75 के बीच में अगर आप रेशियो रखते हो और मैक्स टू मैक्स अगर आपका 20 भी गलत हुआ ना, 21 भी गलत हो गया, तो भी आप 7 क्वेश्चन माइनस करोगे, फिर भी आप जो है कि आराम से 33 क्रॉस कर जाओगे।
लेकिन इतनी गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप लगातार 1 महीने से तो सीसेट पढ़ ही रहोगे सिंसियर स्टूडेंट की तरह, क्योंकि प्रीलिम्स उसी का क्वालिफाई होगा जो सिंसियर होगा। जो केवल लास्ट में हथगोला फेंकने आया है तो उसका नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। दूसरी चीज, ये चीज अगर आप करोगे तो एग्जाम में सीसेट का फोबिया आपको नहीं रहेगा। कल सुबह मैं आपसे मिलूंगा एक अलग वीडियो पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि यूपी पीसीएस पेपर 1 में क्या करना चाहिए, जीएस पेपर 1 में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और 1 से 2 दिन जो मिल रहे हैं वो क्या करने, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं सीसेट का जो डर था आपके दिमाग में या क्रोमा था कि हम कैसे सॉल्व करें, कैसे पास करें, जीएस तो बहुत अच्छा हो गया गुरुजी, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो गई ग्लैंस एकेडमी की वजह से, लेकिन सीसेट का नहीं कुछ पता चला, तो वो मैंने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना। बस यही तरीका लगाओ, सीसेट क्वालिफाई हो जाओगे, भरोसा रखो इस चीज पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।